नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ श्री शुक्ला। एक बार फिर सियासी बिसात बिछेगी, एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा, एक बार फिर संग्राम होगा, घमासान होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले महीने यानी दिसंबर के पहले हफ्ते में ही 3 सीटों पर उपचुनाव होना। मैनपुरी लोकसभा सीट क्योंकि मुलायम सिंह का निधन हुआ है इसलिए खाली हुई है और रामपुर की विधानसभा सीट आजम खान की सदस्यता के रद्द होते हुए खाली हुई। उनको सजा हो गई थी। उसके बाद अब मुजफ्फरनगर की खतौली सीट भी खाली हो गई है क्योंकि बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह सैनी को सजा हुई और उनकी सदस्यता चली गई। अब 5 दिसंबर को इन तीनों सीटों पर चुनाव होना है। 8 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे। अब जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो जाएगा। जंग छिड़ जाएगी, लेकिन उससे पहले बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शिवपाल सिंह यादव का कहना है कि मैनपुरी का चुनाव तकदीर तय करेगा और अगर प्रसपा का संसदीय बोर्ड कहेगा तो वो खुद मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। इधर चर्चा है कि सपा मैनपुरी से धर्मेंद्र और तेज प्रताप दोनों के नामों को बहुत गंभीरता से ले रही है और चर्चा कर रही है कि इन दोनों में से किसको उतारा जाए। इन तेज संभावनाओं के बीच में संभावना ये भी है कि बुधवार को किसी के नाम की घोषणा हो जाए। अब अगर बीजेपी की बात करें तो उपचुनाव को लेकर ही वो बैठक करेगी और बुधवार को ये बैठक होगी, यानी कल बैठक होगी और तमाम नामों पर चर्चा होगी। अब इधर एक सीट जो नई जुड़ी है वो है खतौली, क्योंकि विक्रम सिंह सैनी की सदस्यता रद्द हुई तो वहाँ भी उपचुनाव होगा। क्या हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस और बसपा की उपचुनाव से दूरी बनी रहेगी? क्या खतौली की सीट सपा अपने सहयोगी जयंत चौधरी यानी आरएलडी के लिए छोड़ देगी? क्या मैनपुरी में शिवपाल खुद चुनाव लड़ने के लिए उतर जाएंगे क्योंकि जंग नेताजी की विरासत की है और रामपुर के आजम खान के परिवार में ही टिकट दिया जाएगा? तमाम सवाल हैं ये कि सपा किसी और पर दांव लगाएगी या फिर परिवार को ही टिकट देगी आजम खान के। ये वो हर सवाल है जो हर किसी के मन में है। सियासी लोगों के लिए हर चुनाव ज़रूरी होता है, लेकिन जब उपचुनाव होता है तो पार्टियों के सामने प्रत्याशियों को चयन करने में बहुत परेशानियाँ होती रहती हैं कि आखिरकार किसे प्रत्याशी बनाया जाए। खैर, प्रत्याशियों तो पार्टियों का फैसला है, लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है कि आखिर इन 3 सीटों पर चुनाव के लिए सपा क्या रणनीति कर रही है, बीजेपी की तैयारी क्या है और जनता का मूड क्या है। क्या रामपुर में आजम खान की प्रतिष्ठा बचेगी? क्या मुलायम सिंह की विरासत को बचा पाने में अखिलेश कामयाब होंगे और क्या खतौली सीट पर बीजेपी वापस करेगी? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शिवपाल सिंह यादव का आज एक अहम बयान आया है। आज आपको पहले हम उस बयान को सुनाएंगे क्योंकि बेहद ही दिलचस्प है और उपचुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण भी है। तो पहले ये बयान सुनिए, फिर इस चर्चा को हम शुरू करते हैं। क्यों नहीं मिली? ये सोचना चाहिए था, ये विचार करना चाहिए था, लेकिन जो चापलूसी करने वाले केवल चापलूसी करने वाले लोगों को, अच्छे लोगों को साथ नहीं लड़ते हैं, वफादार लोगों को साथ नहीं लड़ सकते हैं, तो वो कभी सफल नहीं हो सकते। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी असली समाजवादी है। यहाँ पर कोई लालची नहीं है और कोई लालच अगर देता है तो लालच में आने वाले लोग नहीं। तो आपने शिवपाल सिंह यादव का ये बयान सुना और जाहिर सी बात है कि इस बयान के पीछे उपचुनाव भी हैं, क्योंकि उपचुनाव आने वाले हैं और एक तरह से वो अब जनता के बीच में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असली समाजवादी वही हैं और असली समाजवादी पार्टी जो दावा किया जा रहा है वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर समाजवाद नहीं है, ये बार बार कहा जा रहा है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़ेंगे और उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन उपचुनाव में उनकी क्या रणनीति है, बीजेपी की क्या रणनीति है, समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, प्रसपा किस तरह से अपने पक्ष को रखेगी और जनता के बीच में वो कितनी पैठ बना पाएगी। ये तमाम मुद्दे हैं जो जनता के बीच में लेकर ये पार्टियां उतरेगी और अपनी बात को रखेंगी। लेकिन इन सब में ख़ास ये भी बात है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी। क्या गोला की तर्ज पर ही वो चुनाव लड़ेगी, क्योंकि गोला में बहुत
जिसे कहा जाए बहुत ज़ोर शोर से अपना पक्ष नहीं रखा था समाजवादी पार्टी ने, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी वहाँ पर नहीं गए थे, यानी स्टार प्रचारकों की वहाँ पर कमी देखने को मिली थी। वहीं बीजेपी ने अपने सारे के सारे बड़े नेताओं को गोला में उतार दिया था और 34,000 से ज़्यादा की जीत दर्ज हुई थी। अब इन चुनाव में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह की रणनीति अपनाती हैं उनकी साथी जो पार्टियां हैं। आरएलडी क्या अपनी मांग रखती है या प्रसपा किस तरह से बात करती है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। अजय त्रिपाठी हैं जो कि प्रसपा के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा रजनीकांत मिश्रा प्रवक्ता हैं आरएलडी के, सत्येंद्र कुमार सिंह है राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर हरीश चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो जुड़ेंगे, और विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी का रुख करूंगा। हरीश जी, आपका स्वागत है। कल आपके यहाँ भी अहम बैठक होने वाली है उपचुनाव को लेकर, और क्या रणनीति रहेगी? गोला में तो आप जीत गए, लेकिन अब की बार टक्कर आपकी मैनपुरी में बहुत कांटे की होने वाली है, क्योंकि मैनपुरी सीट एक तरह से कहा जाए परंपरागत तरीके से समाजवादी पार्टी के पास रही, या रामपुर की सीट की बात करें और अगर खतौली की बात करें तो वो आपके पास थी, तो खतौली को वापस लेने का चैलेंज है और इन दोनों जो सीटें हैं उसमें मजबूत लड़ाई लड़ने का चैलेंज है। तो क्या रणनीति है और किस तरह से प्रत्याशियों की आप लोग खोज कर रहे हैं कि कौन से प्रत्याशी उतारे जाएं? देखिए, सभी चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास और सबके प्रयास को लेकर के जनता के बीच जाती है। भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व, पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम और कार्यकर्ता का जन जन से संवाद, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जब केंद्रीय नेतृत्व इन सीटों पे अपने प्रत्याशी घोषित कर देगा, तो उसके बाद पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस लक्ष्य विजय श्री को हासिल करने के लिए पूरी तत्परता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके जो कार्य हैं, सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, अपराध मुक्त व्यवस्था को लेकर, विकास को लेकर के, उन सब को लेकर के हम जनता के बीच जाते हैं। और जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी को इसलिए पूरी ताकत के साथ मदद करती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की योगी राज ने प्रदेश में कानून का राज दिया, माफियाओं गुंडों से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की दिशा में जो काम किया वो अद्भुत है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए जो सरकार काम कर रही है, औद्योगिक विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, आप इन सब दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार के परफॉर्मेंस को पहला नंबर दिया है और इन उपचुनावों में भी नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बड़ी विजय के साथ, बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। जी हरी जी, इधर मैनपुरी सीट में अपर्णा यादव का नाम चल रहा है कि अपर्णा यादव को उतारा जा सकता है, लेकिन उधर से एक चर्चा ये भी आ रही है कि उन्होंने तो मना कर दिया कि मैनपुरी सीट पे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या अपर्णा यादव के नाम पर कुछ चर्चा हो रही है? देखिए, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पार्टी का जो नेतृत्व है वो प्रदेश का नेतृत्व स्थानीय फीडबैक के आधार पर उन नामों को लेकर के चर्चा करता है और फिर वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर विचार करके अंतिम निर्णय लेता है। जहाँ तक प्रत्याशिता के चयन की बात है, उसमें ये नेतृत्व वर्ग उन सारे फीडबैक को लेकर के उस पर निर्णय करता है। चर्चाओं के आधार पर मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि अपर्णा जी के नाम पे चर्चा हो रही है या किसी और के नाम पे चर्चा हो रही है। पिछले चुनाव में 19 के जो पार्लियामेंट चुनाव था, मुझे लगता है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मैनपुरी में बहुत बड़े अंतर के साथ चुनाव नहीं जीते थे और वो मुझे लगता है कि 50,000 से भी कम वोटों से चुनाव जीते थे। तो जनता आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को पसंद कर रही है, जात पात के गुड़ा और गठजोड़ को नहीं पसंद करती। और यह भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 2017 में देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील की थी कि हम
आप पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के लिए वोट कीजिए। 2014 में देश की जनता ने और 17 में उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता ने उस पर मोहर लगाई, फिर 2022 में उत्तर प्रदेश सम्मानित जनता ने उस पर मोहर लगाई। तो हम पूरे भरोसे के साथ ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, कार्यक्रमों और नेतृत्व की विजय होगी। जी बिल्कुल। मैं अजय त्रिपाठी का रुख करूंगा जो कि पीएसपीएल के प्रवक्ता हैं। अजय जी, ये बताइए कि आज जिस तरह से शिवपाल जी ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि अखिलेश तो चाटुकारों से घिरे रहते हैं, इसके अलावा जो असली समाजवादी पार्टी है वो आप ही की पार्टी है, और ये भी उन्होंने कुछ समय पहले बयान दिया था कि मैनपुरी में अगर आपका बोर्ड चाहेगा तो वो फिर चुनाव में उतरेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में तो एक ही परिवार में ज़बरदस्त पॉलिटिकल रार और वार देखने को मिलेगी। हम कुछ भी कहने से पहले देश के और प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार आदरणीय श्रेयस शुक्ला जी का नए कलेवर में इंडिया न्यूज़ को लाने के लिए अपनी और अपने पार्टी की तरफ से शुभकामना देते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में और देश में आपके नेतृत्व में इंडिया न्यूज़ आगे बढ़े और तमाम लोगों के समस्याओं का निराकरण हो। अब रही बात पार्टी की, आप देश के प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी परिवार को जानते हैं। देश का हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी को सैफई से लेकर के उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में ले जाने का श्रेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को और शिवपाल यादव जी को जाता है। जब जब संघर्षों की बात आई है, नेताजी के साथ सदैव शिवपाल यादव जी रहे हैं। जब नेताजी जसवंत नगर की विधानसभा छोड़ करके मैनपुरी से लड़ने के लिए गए तो 20 वर्षों के बाद शिवपाल यादव जी को उन्होंने जसवंत नगर की विधानसभा सौंपी थी। चाहे मैनपुरी बेल्ट हो, चाहे इटावा बेल्ट हो, चाहे आसपास का बेल्ट हो, हर व्यक्ति की ये इच्छा है कि मैनपुरी से आदरणीय शिवपाल यादव जी चुनाव लड़ें। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के भी प्रत्येक कार्यकर्ता की और नेता की इच्छा है, हम लोगों की भी इच्छा है कि हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी चुनाव लड़ें। जिस व्यक्ति ने समाजवादी पार्टी को स्थापित करने के लिए, समाजवादी पार्टी को सैफई से निकाल करके विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया हो, पूरे दुनिया के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग माननीय नेताजी के लक्ष्मण के रूप में आदरणीय शिवपाल यादव जी को जानते हैं। मैनपुरी की जनता चाहती है शिवपाल यादव जी को वहां से चुनाव लड़ाना और चुनाव जिताना। तो ऐसी स्थिति में तो दिक्कत किस बात की है? फिर तो लड़े वो। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि जो व्यक्ति जिसको बनाने के लिए शिवपाल यादव जी ने 2012 में कुर्बानी दिया, आज उनको एक बड़ा दिल करने की जरूरत है। जिस तरीके से माननीय शिवपाल यादव जी कहते हैं कि परिवार को एक करने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, सबको साथ लेकर चलने के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी को यह कहना चाहिए कि अब नेताजी नहीं है, एक गार्जियन के रूप में हमारे सगे चाचा हैं और चाचा को ही हम मैनपुरी से चुनाव लड़ाएंगे। ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की भी कार्यकर्ताओं की। लेकिन अजय जी, पॉलिटिक्स में चाचा भतीजा चलता कहाँ है? आपकी अलग पार्टी, उनकी अलग पार्टी, आपकी इच्छा हो आप चुनाव में उतरिए। अब ये चाचा भतीजा वाली बात तो पुरानी हो गई। 2022 के चुनाव में जब स्थिति थोड़ी सी समाजवादी पार्टी की डामाडोल लग रही थी, ऐसे में आदरणीय अखिलेश यादव जी माननीय शिवपाल यादव जी के पास आते हैं और शिवपाल जी ने अपनी चलती चलाती पार्टी, जिसमें हम लोग खुद विधानसभा के टिकट के दावेदार थे, और उसको पूरे तरीके से आदरणीय अखिलेश यादव जी को पुनः सत्ता में ले जाने के लिए कहीं ना कहीं से समेटने का काम किया था। तो जिस तरीके से धोखा खा गए, जिस तरीके से बड़ा दिल लेकर के आदरणीय शिवपाल यादव जी हर जगह आशीर्वाद और स्नेह देने का काम करते हैं, एक मौका है मैनपुरी का चुनाव, परिवार को भी एक किया जा सकता है। और जब दिल्ली पहुंचेंगे माननीय शिवपाल यादव जी तो तमाम ऐसी जो चीजें हैं देश की और प्रदेश की, उसको उठाने का काम करेंगे। और लेकिन नहीं मुझे धरातल पे लगता नहीं है कि वो शिवपाल जी को खड़ा कर देंगे, मुझे तो नहीं लगता। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अगर किसी भी स्थिति में आदरणीय शिवपाल यादव जी मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे तो पूरा का पूरा समय देने के लिए तैयार है। और एक बात आपको और बता दें, वैसे तो आप खुद ही इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि मैनपुरी का चुनाव उसमें ट्रम्प कार्ड है माननीय शिवपाल यादव जी, वो तुरुप के इक्का है मैनपुरी चुनाव के लिए। अगर शिवपाल यादव जी नहीं चाहेंगे तो कोई भी माई का लाल आसानी से मैनपुरी में चुनाव नहीं जीत पाएगा। जसवंत नगर विधानसभा भी उसी मैनपुरी लोकसभा का एक हिस्सा है
और मैनपुरी और इटावा बेल्ट के बड़े मंत्री जी और छोटे मंत्री जी नेता हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बड़े मंत्री जी नेता थे, आदरणीय शिवपाल यादव जी छोटे मंत्री जी नेता हैं। अब चूंकि नेताजी नहीं है तो पूरा मैनपुरी बेल्ट, इटावा बेल्ट आदरणीय शिवपाल यादव जी को ही नेता मानता है। अगर शिवपाल यादव जी नहीं चाहेंगे तो मैनपुरी से उस परिवार का कोई व्यक्ति आसानी से चुनाव नहीं जीत पाएगा। एज ए पार्टी के प्रवक्ता और एक कार्यकर्ता होने के नाते हम आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहते हैं। तो ये भी एक घोषणा कर दीजिएगा कि शिवपाल जी चुनाव लड़ेंगे, ये भी आज इसी मंच पे बता दीजिए। वो हमारे नेता हैं और पार्टी के मुखिया हैं, ये डिसीजन लेना उनका अधिकार है। लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये चाहता है, जो प्रवक्ता मैं ये कह रहा हूं कि आदरणीय शिवपाल यादव जी को मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। वो चाहे स्वयं लड़ें, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य यादव जी लड़ें, हमारा हक बनता है, हमारे पार्टी का हक बनता है, हमारे नेता का हक बनता है। हम लोग चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, जो वो डिसीजन लेंगे हम लोग पूरे तरीके से उनके साथ। जी बिल्कुल, मैं रजनीकांत जी का रुख करूँगा। रजनीकांत जी, आप समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे हैं और सहयोगी हैं इनफैक्ट। खतौली में क्या करेंगे आप? खतौली की सीट आप मांगेंगे? खतौली में समाजवादी पार्टी को आप समर्थन देंगे? क्या रणनीति है? क्योंकि जो अभी गोला के जो चुनाव हुए हैं उसने तो बिल्कुल साफ कर दिया, इतने बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी को हार मिली। देखिए, निश्चित रूप से खतौली हम पहले भी लड़ चुके हैं, हमारे करतार सिंह भड़ाना जी वहाँ से चुनाव लड़े थे, और निश्चित है कि हम चाहेंगे कि खतौली हम लड़ें, और इस पर विचार विमर्श भी हो रहा है। लेकिन ये बात बड़े दो नेताओं के बीच की है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रीय लोकदल अपने सिंबल पे खतौली का चुनाव, खतौली विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। दूसरी चीज़, अभी उपचुनाव की बात हो रही थी, हमारे श्रीवास्तव जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि डेवलपमेंट और ये और उपचुनाव में हम बहुत सारी जीत हासिल करेंगे। मैं इनको याद दिला दूं कि आप गोरखपुर और फूलपुर इस तरह की बातों से चुनाव हार चुके हैं, उपचुनाव। तो इस उपचुनाव में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से मेरा गठबंधन है और हम लोग अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे। और अभी जहाँ तक प्रसपा की बात आपने की, अब भाई साहब ने, तो ये पारिवारिक मामला है और मेरे ख्याल से ये मामले ये लोग ठीक कर लेंगे। मुझे तो ये उम्मीद है कि शिवपाल जी और अखिलेश जी ने। आपको कैसे लगता है ठीक कर लेंगे? शिवपाल जी तो कह रहे हैं कि चाटुकारों से घिरे रहते हैं। देखिए, मैं ऐसे कई मौके देखा जब अभी विधानसभा के चुनाव समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, शिवपाल जी समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं, और ऐसे कई मौके देखे जब ये परिवार को एक होते मैंने देखा और कभी कभी दूर होते देखा। मुझे लग रहा है इस समय इसकी बातें हैं और ये बातें बन जाएंगी और चुनाव मैनपुरी का ढंग से होगा। चलिए, वो तो परिवार की बातें हैं। आपको लगता है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की बातें आपस में बन जाएंगी और खतौली की सीट आपको मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगता है? विश्वास है, पूरा विश्वास है मुझे कि खतौली की सीट हमें मिलेगी और हम खतौली लड़ेंगे। तो आप लोगों के पास हैं उतने मजबूत कैंडिडेट वहां से? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं कैंडिडेट। अच्छा, क्योंकि वहाँ की जो समस्याएं हैं वो किसानों की बेसिकली समस्याएं रहती हैं वहाँ पे। नहीं, देखिए, हमारा मुद्दा ही किसान है जी। मैं न किसी जाति की बात करता हूँ, न किसी उसकी बात करता हूँ, न धर्म की राजनीति करता हूँ। मैं राजनीति के धर्म में रहता हूँ। जो मेरा मुद्दा है, बेसिक मुद्दा मेरा किसान, नौजवान, और उसी पे मैं बात करता हूँ। भले उसका कभी कभी मुझे नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं उससे विचलित नहीं होता हूँ जी। तो निश्चित है कि मैं खतौली लड़ूंगा और हम लोगों का डिमांड है और ये मुझे उम्मीद है कि मुझे खतौली लड़ने को मिलेगा इस गठबंधन में। जी, मैं सत्येंद्र जी का रुख करूंगा। सत्येंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से आप आने वाले उपचुनाव जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिन सीटों पे चुनाव होना है, मैनपुरी, रामपुर, खतौली, इन सब पर चुनाव होना है, वहाँ की इक्वेशन में आप सबसे कठिन लड़ाई कहाँ की मानते हैं? और आपको लगता है कि जिस तरह से अभी रजनीकांत जी कह रहे थे कि आपस में परिवार में बैठ के बात हो जाएगी और परिवार में बैठ के सब मान जाएंगे और एकजुटता दिखेगी? देखिए, जो अखिलेश जी का अपना जो पूरा कुनबा है, कुनबा का मतलब मैं यहाँ पे परिवार को भी कहूँगा और जो उनकी अपनी पार्टी है, मैं दोनों को ही संदर्भ लेते हुए कहूँगा। 2017 के इलेक्शंस को आप देख लीजिए, 2019 का इलेक्शन आप देख लीजिए, 2022 का इलेक्शन देख लीजिए, और 2022 के बाद जो उपचुनाव हुए वो इलेक्शंस भी देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से उनकी अपनी अपेक्षाएं थी, जिस हिसाब से उन्होंने अपना एक फोर्स ही किया था कि हम शायद वो सीट निकाल पाएंगे और हम चुनाव में जीत जाएंगे और अपनी सरकार बना पाएंगे, वो होते हुए नहीं दिखा। तो उसका एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो अखिलेश जी के ऊपर कहीं ना कहीं दिख रहा है। अब कालांतर में ये हुआ कि जो शिवपाल जी है वो परिवार से कहीं ना कहीं अलग हुए, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई।
किस हिसाब से चुनाव के ऐन मौके के समय पे दोनों पक्षों के बीच में काफ़ी मीडिया वॉर भी हुआ, बहुत सारे वक्तव्य एक दूसरे के पक्ष और विपक्ष में दिए गए, तो उसका एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं वोट बैंक में भी सेंध मिली और उसका परिणाम हम सब ने देखा। लेकिन अभी जो पिछले 1 महीने पहले आदरणीय मुलायम सिंह जी का देहांत हो गया, उसके बाद से जो ये बाई इलेक्शंस यहाँ पे होने वाले हैं, इसमें ये देखना है कि एक तो सिंपैथी वेव जिसको हम कहते हैं कि कभी कोई ऐसा प्रमुख नेता किसी पार्टी का चला जाता है तो वहाँ की जो जनता होती है उसके अंदर में एक सिंपैथी वेव, एक सहानुभूति का कहीं ना कहीं दौर आता है। लेकिन अभी कुछ समय पहले दो साल पहले आदरणीय शिवपाल जी ने एक वक्तव्य दिया था कि जब मुलायम सिंह जी की स्वास्थ्य सही नहीं चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी कारण से अगर नेताजी वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, 2024 का इलेक्शन नहीं खड़े हो पाते हैं, तो वो अपने आप को एज ए कैंडिडेट वहाँ पे पेश करना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो अपनी इच्छाएं थी, महत्वाकांक्षाएं थी, वो उन्होंने वहाँ पे स्पष्ट किया था। जब मुलायम सिंह जी की तबीयत ख़राब थी तो तेज प्रताप यादव जी उनके कहीं ना कहीं उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी नुमाइंदगी करते थे और उनका अपना एक बड़ा अच्छा लोगों से संपर्क भी है तेज प्रताप जी का। अभी उनके जो मुलायम सिंह जी जो छोटे भाई अभयराम जी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि तेज प्रताप जी को चुनाव में खड़े होना चाहिए। तो परिवार में एक जगह पे जहाँ पे शिवपाल जी कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, उन्होंने अपनी बात कही और ये भी कहा कि हाँ, अभी जो बयान आपने सुनाया कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनकी जो अपनी इच्छा है वो कभी ना कहीं वो व्यक्त कर भी चुके हैं। तेज प्रताप जी की भी मैंने बात कही कि वो भी एक नुमाइंदगी करते रहे हैं जब मुलायम सिंह जी अस्वस्थ रहे, तो एक वहाँ पे जो कनेक्ट था लोकल वो भी कहीं ना कहीं है और पीछे से अभयराम जी जो तीसरे उसमें हैं वो भी इसको एक कहीं ना कहीं एडवोकेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सेकंड कर रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप को ही उतारेंगे आखिर में? मेरे हिसाब से तो मेरा अपना जो आंकलन है उस हिसाब से अगर तेज प्रताप जी को उतारते हैं तो फ़ायदा क्या होगा कि कहीं ना कहीं शिवपाल जी का भी हो सकता है कि उनके प्रति, क्योंकि वो उनके ग्रैंड नेफ्यू हैं, तो उसके ऊपर वो कहीं ना कहीं बैक कर जाए, वरद हस्त रख दें, क्योंकि वो एक परिवार का भी मामला। वरद हस्त रखने का मतलब ही है कि बैक कर जाएंगे ऑब्वियसली। कहीं ना कहीं देखिए वो तो कहीं ना कहीं बैकअप करना उनको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पारिवारिक जो ये आपका विच्छेद हो रहा है उसका वोट बैंक में भी तो सेंध पड़ेगा, क्योंकि एक आपकी पारिवारिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसमें जो वोटर्स हैं वो शिवपाल जी के भी उतने ही करीबी हो सकते हैं और मुलायम सिंह जी के भी उतनी करीबी हो सकते हैं। अगर दोनों ही कंटेस्टेंट खड़े हो जाएंगे तो वोट बैंक सीधे सीधे वहाँ पर दो फाड़ होने की संभावना है, जिसका एडवांटेज ऑब्वियसली जो अपोजिशन वहाँ पर जो अगला कैंडिडेट खड़ा होगा उसको मिलने की संभावनाएं बनती हैं। तो इसको कैसे कंसोलिडेट किया जाए कि परिवार भी बना रहे, वोट बैंक का जो शेयर है वो कहीं ना कहीं डिवाइड ना हो और उनका जो पार्टी कहीं ना कहीं वो सीट जो ये बाई इलेक्शंस उनको निकालने का भी एक चैलेंज है, क्योंकि पिछले बाई इलेक्शंस वो हार गए थे, तो वो अगर इसको चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं और जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि लगातार हार से ये कहीं ना कहीं कहें या ना कहें, समझे या ना समझे, लेकिन कार्यकर्ताओं के मनोबल में बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। चलिए मैं विजय उपाध्याय जी का रुख करता हूँ। विजय जी आपका स्वागत है। ये बताइए कि जिस तरह से मैनपुरी की सीट है उसी तरह से रामपुर की भी सीट को देखा जा सकता है, क्योंकि आजम खान एक बड़ा नाम समाजवादी पार्टी का, उसके बाद उनके सुपुत्र का वहाँ पर काफ़ी वर्चस्व है, लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं आपको लगता है कि वहाँ पर जो लड़ाई है वो सपा और बीजेपी के बीच में रहेगी या फिर वहाँ पर बीजेपी गोला की तरह कुछ सेंध लगाने में कामयाब रहेगी? देखिए, एक स्थापित मान्यता है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं वो रूलिंग पार्टी के होते हैं। वजह ये होती है कि जो सरकार है उसका एक कार्यकाल होता है, डेवलपमेंट से जुड़े हुए तमाम काम हो सकते हैं और जनरल इलेक्शन में पब्लिक को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सरकार किसकी आएगी, इसलिए वो अपनी चॉइस से वोट दे देते हैं। लेकिन जब पता है कि सरकार किसकी है तो आमतौर पे लोग जो है थोड़ा इस पे उदारता से सोचते हैं और क्षेत्र के विकास के बारे में उनका एक नजरिया होता है। और इसके अलावा थोड़ा फेवर भी मिलता है कि जब आप सरकार में हैं तो मंत्री जाएंगे, विधायक जाएंगे या फिर जो चीजें हैं उसमें थोड़ा सा इनको पब्लिक के बीच जाने में ज्यादा आसानी होती है। बसपा की सरकार थी तो बाई इलेक्शन करीब 90% 95% उन्होंने जीते थे। सपा की सरकार थी तो ऐसे उन्होंने चुनाव जीते थे। बीजेपी की पहले कार्यकाल की सरकार थी उसमें इनका स्ट्राइक रेट बड़ा पुअर था बाई इलेक्शन में, लेकिन इस टर्म में 6 महीने में जो इनका परफॉर्मेंस है बाई इलेक्शन में वो बहुत ही अच्छा है और इन्होंने अपनी भरपाई कर ली है जो पिछले टर्म में जो कमी रह गई थी। खासतौर पे रामपुर और आजमगढ़ जैसा जो किले हैं उसको ध्वस्त करके उन्होंने उसको हासिल कर दिया। अब ये 2 सीटें जो पश्चिम की हैं विधानसभा और एक
लोकसभा मैनपुरी की, अगर इसके नजरिए को देखें तो मैनपुरी मुलायम सिंह के साथ जोड़ी जाती थी और मुलायम सिंह अब इस समय नहीं है, इसलिए समाजवादी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। तेज प्रताप एक बार उसका रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वहां से। शिवपाल जी कुछ भी कहें, वो अपनी पार्टी है उनके पास, उनके प्रवक्ता कुछ भी कहें, उनकी पार्टी अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, वो लड़ना चाहते हैं तो वो आजाद हैं, वो लड़ सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई तालमेल प्रगतिशील समाज पार्टी से वो करेंगे, क्योंकि ये नेताजी की विरासत की सीट है। अखिलेश यादव पूरी शिद्दत से यहाँ चुनाव लड़ना चाहेंगे और जो कमियां रही हैं पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में, उसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। और ये मैनपुरी ऐसी सीट है जहाँ बीजेपी आज तक चुनाव नहीं जीती है। 80 से जब से बीजेपी बनी है, उसके पहले जब जनसंघ हुआ करता था, कभी मैनपुरी नहीं जीत पाए वो। रामपुर में 78,000 वोट मिले थे पिछले विधानसभा चुनाव में आकाश सक्सेना को, भाजपा के प्रत्याशी थे, और 1,31,000 या 32,000 वोट मिले थे आजम खान साहब को। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह का पैटर्न दिखाई दिया रामपुर में, और वहां जो लोगों में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है, जो आजम खान का दबदबा था वो जैसे कम हो रहा है, तो लोग थोड़ा फ्री होकर वोट करने के मिजाज में सामने आ रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं। पहली, अगर वोट परसेंटेज डाउन होता है तो उसका असर चुनाव परिणाम पे पड़ेगा। दूसरा, अगर पसमानदा समाज का जो बीजेपी ने अपनी दांव चला है और बहुत मेहनत कर रही है पसमानदा समाज को अपने साथ जोड़ने की, उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और तीसरा, जो लाभार्थी समूह बीजेपी ने क्रिएट किया है, अपना वोटर समुदाय जो जात पात और सारी चीजों से ऊपर उठकर वोट करता है लाभार्थी के तौर पे, तो वो बीजेपी की मदद कर सकता है। ऐसा ही खतौली में आप देख सकते हैं। खतौली चूंकि थोड़ा सा अलग मिजाज है, रामपुर से बिल्कुल अलग समीकरण उसके हैं। और खतौली में आरएलडी चुनाव लड़ी थी पिछली बार। अभी मिश्रा जी भड़ाना की बात कर रहे थे, भड़ाना बसपा से लड़े थे वहां। मुझे जहां तक याद है वहां आरएलडी का प्रत्याशी कोई और था। ये विक्रम सैनी 17 भी जीते, 22 भी जीते। तो अभी कोई बहुत टफ फाइट मुझे नहीं दिखती खतौली में। हालांकि जो किसान नेता हैं राकेश टिकैत, वो जरूर पूरी मेहनत करेंगे वहां, लेकिन उनकी तमाम मेहनत के बावजूद विधानसभा आम चुनाव में, जबकि जनता को पता ही नहीं था किसकी सरकार बनेगी, तो भी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आरएलडी का नहीं आया। तो ऐसे में बाई इलेक्शन में बिल्कुल मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि आरएलडी कोई बड़ा चमत्कार कर देगी, क्योंकि लगातार 2 बार से बीजेपी को जिता रही है। तीसरी बात यह है कि जिस वजह से विक्रम सैनी को सीट छोड़नी पड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण ने, यानी 2013 के जो वहां बड़े दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, उसका फिर से एक तरीके से इस फैसले के बाद से एक तरीके से फिर उस पर सुगबुगाहट है, उसकी चर्चा शुरू हो गई है। और सैनी जिस वर्ग से आते हैं, अति पिछड़े वर्ग से, तो जाहिर है वहाँ जो समीकरण बन रहे हैं उनके भाजपा के बहुत खिलाफ जाएंगे, ऐसा 6 महीने के दरमियान ही मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है अपनी सीटों को बचाए रखने की। नहीं विजय जी, एक बात और भी है कि सबसे पहले तो ये भी तो तय करेगी ना समाजवादी पार्टी और आरएलडी की खड़ा कौन होगा। यहाँ तो वो जयंत चौधरी ने आज बयान दिया कि हम ही खड़े होंगे, और 22 में जयंत चौधरी का ही प्रत्याशी वहां पे था खतौली में। जी, मतलब इस पे भी तो सहमति बननी चाहिए ना। मुझे लगता है सहमति है। जब 22 में जनरल इलेक्शन में आरएलडी लड़ी थी तो वहां इलेक्शन में भी आरएलडी, वहां से जीत तो मिली नहीं थी। जीत नहीं मिली तो हार तो सपा की भी थी ना, सिर्फ आरएलडी की हार थोड़ी थी। दोनों मिलके लड़े थे तो दोनों की हार थी। बसपा का मूव क्या होगा इन तीनों सीटों पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें लगता है कि सपा और भाजपा के बीच में जो तीसरा कोण है बहुजन समाज पार्टी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मायावती जी का जो तेवर है वो अभी एंटी बीजेपी भी है, प्रो मुस्लिम भी है और एंटी सपा भी है, क्योंकि वो अपनी पार्टी को फिर से जनाधार उनका जो 12% आ गया है उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। उनकी जो अपनी स्ट्रेटजी है उस पर वो अमल करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्या मैनपुरी में बसपा प्रत्याशी उतारेगी, क्या रामपुर में बसपा प्रत्याशी उतारेगी, या खतौली में बसपा प्रत्याशी उतारेगी। क्योंकि आप देखिए गोला सीट के बाद जो मायावती ने बयान दिया सोशल मीडिया में, वो बड़ा रोचक है। उन्होंने काफी समाजवादी पार्टी पे तंज कसे, और क्या चाहेंगी, वो चाहेंगी सपा जीते या सपा हारे। मायावती जी, मुझे लगता है कि शायद ये उनकी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उनकी स्ट्रेटजी तो देखिए साफ दिख रही है। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि समाजवादी पार्टी के वोट जो है परंपरागत वोट है मुसलमान, उस पर वो डेंट करें और मुस्लिम उनकी तरफ आ जाए। उनकी स्ट्रेटजी अभी ये साफ दिख रही है, क्योंकि जो
इस समय जो सत्ता में पार्टी है वो उस पर इतना अटैक नहीं कर रही है, वो अटैक कर रही है समाजवादी पार्टी पे जो कि विपक्ष है। एक तरह से विपक्ष ही आमने सामने है। नहीं श्रेय जी, मैं इसको दूसरी तरीके से देखता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि मायावती जी ये चाह रही हैं कि समाजवादी पार्टी कमजोर पार्टी के तौर पे पहचानी जाए ताकि 2024 में उन्हें अपने को मजबूत बताने में आसानी हो। यही इसी स्ट्रेटजी पे वो ज्यादा काम कर रही हैं। माइनॉरिटी की जहां तक बात है तो जरूर उनकी इच्छा है कि माइनॉरिटी साथ में आए और इसके लिए वो भरसक कोशिश कर रही हैं। और गुड्डू जमाली को जो वोट मिले थे आजमगढ़ में, उससे वो बहुत उत्साहित हैं। और उन्होंने उस समय ये संकेत भी दिया था कि आजम खां की सीट है इसलिए हम प्रत्याशी नहीं खड़ा कर रहे हैं, यानी कि ये भी प्रो मुस्लिम या प्रो माइनॉरिटी। मैं वही कहता, इमरान मसूद को भी पार्टी में ले आई और बड़ी जिम्मेदारी दे दी उनको। इमरान मसूद तो नगर निगम चुनाव के लिए गए हैं। उनको जो जिम्मेदारी दी गई वो ठीक है। उनकी जो स्थिति समाजवादी पार्टी में थी और जो उनका वीडियो वायरल हुआ था विधानसभा चुनाव के दरमियान जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था, तो उसी समय ये पता लग गया था कि क्या होने वाला है भविष्य में। इमरान मसूद कोई बहुत बड़े फैक्टर नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अपनी सीट जीत जाए वो यही बड़ी बात है, क्योंकि जीतने का रिकॉर्ड उनका कोई अच्छा नहीं। कोई ताकतवर नेता तभी कहा जाता है जब लगातार जीते। जैसे कांग्रेस बहुत कमजोर है, लेकिन प्रमोद तिवारी या उनकी बेटी अपनी सीट जीत जाते हैं तो माना जाता है कि प्रमोद तिवारी के अपने क्षेत्र में पकड़ है, मजबूत नेता है। लेकिन इमरान मसूद के साथ इस तरह की बात कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तथ्य सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इमरान मसूद खतौली में कोई बसपा के लिए बड़ा चमत्कार कर पाएंगे ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ी सुगबुगाहट जरूर होगी, क्योंकि इतना बड़ा कद उनका नहीं है कि वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी को प्रभावित कर सके। वहां पे सभी छत्रप हैं, मुस्लिम नेता जितने हैं। और मैं आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, समाजवादी पार्टी में जब दबदबा हुआ करता था आजम खां का और सत्ता में रहती थी समाजवादी पार्टी, तो वहां के जितने मुस्लिम लीडर हैं इस बात का बड़ा विरोध करते थे कि सुनवाई सिर्फ आजम खां की क्यों होती है, हमारे काम क्यों नहीं होते। तो वो सभी छत्रप हैं वहां, सभी ये चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व बने, हमारे इलाके में कम से कम हमारी बात सरकार में सुनी जाए या हमारा दबदबा कायम हो। तो एक होड़ है उन लोगों में आपस में। वो स्थिति एकदम से नहीं है कि कोई एक नेता कई सीटों पे चुनाव जिता दे। और उत्तर प्रदेश की माइनॉरिटी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी समस्या है कि आजम खां का दायरा भी रामपुर से बाहर नहीं निकल पाया। नाम भले उनका हम लोग लेते हैं कि बड़े नेता हैं, लेकिन आजम खां साहब कहीं लखनऊ की कोई सीट या सीतापुर की कोई सीट या बनारस की कोई सीट या किसी और जिले की कोई सीट जितवा सकते हो, ऐसी स्थिति नहीं है। या प्रदेश में वोट परसेंटेज बढ़ा सकते हो, ऐसा भी नहीं दिखाई दिया। चलिए, आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आपका स्वागत है। आशुतोष जी, ये जो नमस्कार। ये जो मैनपुरी और रामपुर और खतौली इसकी लड़ाई है, ये काफ़ी रोचक है और शिवपाल जी ने उसमें और तड़का डाल दिया है। शिवपाल जी का कहना है कि असली समाजवादी तो वही लोग हैं और प्रसपा अगर चाहेगी तो वो फिर मैनपुरी से खड़े होंगे। प्रसपा का जो बोर्ड है वो अगर चाहेगा तो फिर मैनपुरी से खड़े होंगे। तो दिक्कतें आप लोग के लिए नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूं थोड़ा देरी से आने की वजह से। कुछ सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे हम लोग। जहां तक उपचुनाव की बात है, मैनपुरी, खतौली या फिर रामपुर की बात है, देखिए इनमें कितनी भी जगह पर समाजवादी पार्टियों का गड़दा है, चाहे आप रामपुर की बात कर ले और या फिर आप मैनपुरी की बात कर ले। और मैनपुर से खासकर समाजवादियों का बहुत ही दिली रिश्ता रहा है। और चाहे वो नेताजी रहे हो वहाँ पे सांसद, या धर्मेंद्र जी रहे या तेज प्रताप जी रहे, हर बार जहाँ की जो जनता है उसने समाजवादी पार्टी और साइकिल को हर बार अपना आशीर्वाद दिया है। और बहुत ऐतिहासिक रूप से रियाज दिया है। जब अगर हम सबसे निम्न स्तर पे अपने चुनाव के आकलन में रहें तब भी मैनपुरी हम जीते, और जब हम बुरी तरीके से 30 सीटें 35 सीटें जीते थे तब भी हम मैनपुरी जीते थे। तो हम जानते हैं कि मैनपुरी की जो जनता है वो अपने नेता को सच्ची श्रद्धांजलि देगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जिता के। अब दूसरी बात आती है रामपुर की सीट पे। देखिए, रामपुर की सीट पे जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी खेल रचना चाहती है वो अपना रच ले, लेकिन रामपुर की जनता ने इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी आजम खान साहब को जिताया है। उनकी पत्नी को भी एक बार सांसद पहुंचाया है, उनके बेटे को भी जिताया है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग बैकडोर तरीके से उसमें कुछ न कुछ परेशान करती है, लेकिन रामपुर की जनता हर बार उनको अपना आशीर्वाद देती है। तो हम वहाँ भी आश्वस्त हैं। रही बात खतौली की हालात ये हैं कि आज भी उस एरिया में कहीं भी गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है और साल भर होने को जा रहा है। लगभग सरकार आ चुकी है, 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। गन्ना किसानों की बातें आज भी वहीं के वहीं रखी हुई हैं। मिलें चालू हो गई हैं और पैसे आज भी किसी को यहाँ तक रेट तय नहीं हो रहे हैं।
तो समाजवादी पार्टी जमीन पे रह के लोगों के मुद्दों के साथ लड़ने जा रही है। और मैं कहता हूँ रामपुर और मैनपुरी छोड़ दीजिए, इसके अलावा खतौली भी सीट इस बार जो है इस पे समाजवादी पार्टियों का उसमें आशीर्वाद मिलेगा। और आप देखिएगा समय बदल रहा है, लोगों का भ्रम टूट चुका है, वो जान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे, हिंदू मुस्लिम और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ के सरकार में आई है। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है जनता को देने के लिए। जी, लेकिन शिवपाल जी का क्या करेंगे आप लोग? शिवपाल जी भी तो उसी क्षेत्र में हैं, मैनपुरी में हैं, और वर्ष छोटे भाई हैं, मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, तो उनको उनसे कैसे निपटेंगे आप? चलिए बीजेपी के खिलाफ तो आपने रणनीति बना दी, लेकिन प्रसपा कुछ और बात कह रही है, वो तो चुनाव में उतरने की बात कर रही है। अगर वहां पर एक कंडीशन है कि अगर वो शिवपाल जी ठान लेते हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, तब तो आपके लिए दिक्कतें होंगी ना, वो उसी परिवार से हैं। देखिए शेर जी, देखिए राजनीति में अगर और मगर की जगह नहीं रहती है। जहाँ तक मैनपुरी की सीट है, मैनपुरी मैंने पहले ही बोला बहुत ही ज़्यादा मुलायम सिंह जी के परिवार के साथ भावनात्मक रोल है। और शिवपाल जी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। हालांकि ये बात ठीक है, आज उनकी पार्टी है, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो परिवार को तोड़ के या परिवार के विपरीत जाके कोई काम करेंगे। हमें पूरा यकीन है शिवपाल जी, अखिलेश जी या पूरा परिवार जिस तरीके से इस गमगीन स्थिति में पूरे परिवार साथ में रहा है, सारी चीज़ें निभाई हैं उन्होंने, तो मैनपुरी की सीट साथ में लड़के और एक नई श्रद्धांजलि जिस तरीके से नेताजी को देनी चाहिए देंगी। और ये जो भ्रामक खबरें उड़ाई जा रही हैं कि शिवपाल जी कह रहे हैं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता आपको ही पता है, आपने पिछले 1 महीने देखा है घर के एक एक चीज़ में, एक एक क्रियाक्रम में जिस तरह से माननीय शिवपाल जी, माननीय अखिलेश जी साथ में रह के एक बाप और बेटे की तरीके से एक बड़े के उन्होंने रोल निभाया है। हम पूरा आश्वस्त हैं, मैनपुरी की जनता, शिवपाल जी और अखिलेश जी मिलके ये भ्रम सबको तोड़ देंगे और कोई खुश कमी में ना रहे कि हम लोग बीच में घर के बीच में लड़ाई लड़ा के फ़ायदा उठाने की कोशिश कर पाएंगे। चलिए अजय त्रिपाठी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। अजय जी, आपने तो सुना अभी आशुतोष जी को, उन्होंने कहा कि हम तो मिल के चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर हम आशुतोष जी के बातों का समर्थन करते हैं और इन्हीं के बातों से जोड़ के अपनी बात रखना चाहते हैं कि चूंकि नेताजी के राजनीतिक जीवन में सबसे नज़दीक उनके माननीय शिवपाल यादव जी रहे हैं और जसवंत नगर की विधानसभा छोड़ने के बाद उस विधानसभा से भी माननीय शिवपाल यादव जी चुनाव लड़े थे। बहुत एक पॉइंट की आपने बात की है कि समाजवादियों को जिता करके एक सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को मैनपुरी की जनता देगी, लेकिन उसमें सबसे अच्छा होगा जब नेताजी के अनन्य सहयोगी, नेताजी के लक्ष्मण के जैसे भाई माननीय शिवपाल यादव जी, जिन्होंने पूरा जीवन एक ही शब्द कहा है, नेताजी जो कह दे वही सही है, नेताजी जो कह देंगे मैं वही करूंगा। पार्टी बनने के बाद भी, पार्टी नहीं थी तब भी, पार्टी थी तब भी, एक ही शब्द उनके मुंह से निकलता था माननीय शिवपाल यादव जी के, हम लोग वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में, कि जो नेताजी कहेंगे मैं वही करूंगा। आज नेताजी नहीं है, मैनपुरी में सच्ची नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी बड़ा दिल लेकर करके आवे और अपने चाचा आदरणीय शिवपाल यादव जी को वहां से प्रत्याशी बनावे। एज ए प्रवक्ता मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं आदरणीय आशुतोष जी से और पूरे समाजवादी पार्टी परिवार से कि आदरणीय शिवपाल यादव जी को वहां से चुनाव लड़ाइए और चुनाव जिता करके नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए। मैनपुरी की जनता भी यही चाहती है, इटावा की जनता भी यही चाहती है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी चाहती है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी यही चाहते हैं नेताजी के उस विरासत पर, उस मैनपुरी लोकसभा सीट पर। आशुतोष जी, आपको लगता है कि ये बात कह रहे हैं कि शिवपाल जी को चुनाव लड़ाएं और आप लोग मिल के शिवपाल जी को चुनाव लड़ाएं, ये धरातल पर उतरेगी बात कभी? देखिए अजय त्रिपाठी जी हमारे बड़े भाई हैं, सम्मानित हैं, समाजवादी नेता हैं और उनके अंदर भी समाजवादी खून बहता है। सबसे अच्छी बात ये है, जहाँ तक किसको लड़ाना है, वो शिवपाल जी लड़ेंगे या अखिलेश जी लड़ेंगे या कोई भी लड़ेगा। देखिए ये इनको भी पता है कि हमारी पार्टी में और उनकी भी पुरानी पार्टियों में पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिससे बैठ के इस पर डिस्कशन होगा और कोई नहीं चाहता है, अजय जी, कोई नहीं चाहता है कि परिवार में लड़ाई हो जिसका फ़ायदा जो है ये फिरका परिस्थित ताकतें उठाएं। ना ही हम चाहते हैं ना ही आप चाहते हैं। तो आप यकीन रखिए एक ऐसा ही रास्ता निकलेगा जिसमें हम सब के लिए भलाई होगी और नेताजी के लिए ये याद में ये सच्ची श्रद्धांजलि दी जाएगी और रिकॉर्ड मत से मैं कहता हूँ कि जो ऐसा मत होगा जो देश में ऐतिहासिक होगा,
वो इस बार मैनपुरी की जनता देगी। आप देखिएगा आपके नेता का कद बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि ये सब बातें कहना कि कौन लड़ेगा ये सब बहुत छोटी चीज़ रह जाती है। आप विश्वास रखिए, हम सब लोग साथ में हैं और एक अच्छा नतीजा कुछ दिनों में आने वाला है। जी हरीश चंद जी, मैनपुरी की सीट पर सबकी नज़र रहेगी। हरीश जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, मैनपुरी की सीट जी। पर सबकी नज़र रहेगी। सब लोग ये देखेंगे कि कौन सा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है। जी। आपकी पार्टी आज तक वहाँ से जीती नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो आपको लगता है वहाँ पर आपके साख की लड़ाई इस बार होगी? देखिए, लड़ाई मैंने पहले ये बताया था आपको कि 19 के पार्लियामेंट चुनाव में भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत लंबे अंतराल वोटों के अंतर से नहीं जीते थे। आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं। जो भी मैनपुरी, रामपुर या मुजफ्फरनगर में जिसको भी भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल प्रदान करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के साथ पूरी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेगा। मैंने पहले भी ये बात कही और पुनः उस बात को दोहराता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता अब ये जात पात के चुनावी गुड़ागणित पे आने वाली नहीं है। उसे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए, उसको जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि चाहिए, प्रतिबद्ध सरकार चाहिए और वादों को निभाने वाली सरकार चाहिए। जनता जनार्दन के प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी होने वाली सरकार चाहिए। और इसलिए मैं इस बात को पूरे भरोसे से और पूरी मजबूती के साथ ये कह सकता हूँ कि 5 दिसंबर को जो मतदान होगा इन सीटों पर और 8 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो निश्चित रूप से मेरा भरोसा पूरा पुख्ता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मजबूत वोटों के साथ ये चुनाव जीतेगी। तो आपको लगता है कि तीनों सीटें आप जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं भरोसा करता हूँ। तो जो वहाँ पर जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर एक इमोशनल फैक्टर भी तो काम करेगा ना कि नेताजी की सीट थी, नेताजी अब नहीं है, तो उस इमोशनल फैक्टर से आप कैसे निपटेंगे? देखिए, अब ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन हम तो अपने सरकार के कार्य के, आदरणीय योगी जी के सरकार के जो कार्य हैं, जो पार्टी की नीतियां कार्यक्रम, उन सब के साथ जनता के बीच हैं और जनता के साथ के पास जाएंगे, अपनी अपील करेंगे और मैं पूरा भरोसा करता हूं कि जनता भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। ठीक है, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के न रहने के बाद वहाँ भावनात्मक प्रभाव हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद जनता बहुत जागरूक है और वो केवल अब भावनात्मक बातों में आने वाली नहीं है, उसको जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि और सरकार चाहिए। जी, रजनीकांत जी, आपसे एक छोटा सा जवाब चाहूँगा मैं कि जिस तरह से उन्होंने बताया, अभी हरीश चंद जी ने बताया कि हम तो परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं और जीत रहे हैं, गोला में हम जीत गए। तो आपकी पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं वहाँ पर जिससे आपकी पार्टी को वहाँ पर लोग वोट दें, या समाजवादी पार्टी का अगर आप समर्थन करते हैं, आपका समर्थन समाजवादी पार्टी करती है? देखिए, पिछले चुनाव में हम चुनाव लड़े थे खतौली में, हम करीब 38% वोट मुझे मिला था जी, और अभी थोड़ा मुझसे वो नाम गलत निकल गया था, और मैं देख रहा था उसमें उस पर आ गया, सैनी जी ने चुनाव लड़ा था, राजपाल सैनी जी ने हमारे वहाँ से। और निश्चित है कि हम किसानों के मुद्दे पे काम कर रहे हैं और अभी हमारे साथी ने बताया कि वहाँ कोई भुगतान नहीं है, गन्ने का भुगतान नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है, सारे लोग परेशान हैं, सारे किसान परेशान हैं, किसान का मुद्दा है और हम किसानों के मुद्दे पे काम करते हैं, हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतेंगे, मेरा गठबंधन चुनाव जीतेगा। जी, सत्येंद्र जी, मैं आपके पास चलूँगा। ये जो 2 सीटें हैं जहाँ पर मैनपुरी, खासतौर पर मैनपुरी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आपको लगता है कि डेवलपमेंट के इशू पर चुनाव लड़ा जाएगा या फिर इमोशनल फैक्टर पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, ये तो चुनाव जो इमीडिएटली दिख रहा है वो भावनात्मक उफान है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ये होगा कि एक पारिवारिक सीट है और एक श्रद्धांजलि के तौर पे कहीं ना कहीं उस पार्टी के
ऊपर ही या परिवार के संदर्भ में कहीं ना कहीं सीट निकालने की या जनता उनको देना चाहेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अभी 22 का जो हमारा पॉइंट है, इसके बाद 24 का इलेक्शन है। हो सकता है कि कालांतर में ये उफान कहीं ना कहीं सेटल हो और फिर हम रचनात्मक या बाकी विकास के मुद्दों पे और कई सारे अन्य मुद्दों पे हम वहाँ पे चुनाव के कंटेस्ट को देखें, वो आने वाले समय में होगा। लेकिन वर्तमान में मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक भावनात्मक सीट है और वहाँ पे समाजवादी पार्टी को इसका एक अच्छा लाभ मिल सकता है। अच्छा लाभ मिलेगा। विजय उपाध्याय जी का रुख करता हूँ। विजय जी, अभी चर्चाएं हो रही थी, कोई अफवाह बता रहा है, कोई चर्चा बता रहा है, ये बता रहा है कि बीजेपी अपर्णा यादव को खड़ा करना चाहती है लेकिन वो नहीं चाहती। अगर ऐसा होता है कि अपर्णा यादव वहाँ खड़ी होती हैं तो आपको लगता है कि ये इलेक्शन जो है वो रोचक हो जाएगा? नहीं, ये इलेक्शन रोचक नहीं होगा, एक तरीके से सरेंडर हो जाएगा। क्योंकि सारी परिस्थितियों पे जब आप विचार करके देखेंगे तो मुझे कहीं से संभावना नहीं लगती कि अपर्णा यादव वहां से प्रत्याशी हो सकती है। क्योंकि ये मुलायम सिंह की सीट है और वहाँ एक भावनात्मक मुद्दा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो बात समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ से आ रही है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह का फैसला लेगी उसमें मुझे बहुत ज्यादा डाउट है। बल्कि कुछ और समीकरण वो देख सकते हैं, जैसे किसी साक्य प्रत्याशी को उतार दें या किसी और को उतार दें, या फिर लोकल कोई वहां मजबूत यादव प्रत्याशी हो उसको उतार दें। लेकिन जिस तरह का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह को दिया या प्रधानमंत्री ने दिया, इसलिए मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत कठोर कदम बीजेपी उठाएगी मैनपुरी में या बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। मुझे लगता है एक श्रद्धांजलि के तौर पे एक लड़ाई होगी जरूर पॉलिटिकल, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है जनरल इलेक्शन के लिए। बीजेपी अपने तर्कस के सारे तीर जनरल इलेक्शन के लिए बचा के रखेगी, बाई इलेक्शन में उसको झोंकेगी नहीं, कम से कम मैनपुरी में। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपनी जनसभा रोक के शोक जताया और एक तरीके से पूरी बीजेपी ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी मुलायम सिंह जी को। तो मुझे थोड़ा सा, जो मैं पॉलिटिकल सीन देख रहा हूँ उसमें मुझे संदेह है कि बीजेपी बहुत ज्यादा जीतने के लिए मैनपुरी में टूट पड़ेगी, मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारेगी। मतलब आपका ये कहना है कि मजबूत प्रत्याशी नहीं उतारेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। कोई बड़ा मतलब अपना अस्त्र शस्त्र चला देगी, वो जो हमें लगता है 24 के लिए बचा के रखेगी। जी, हरीश जी, आपने सुना होगा विजय जी को, वो कह रहे हैं कि बहुत मजबूत प्रत्याशी आप नहीं उतारेंगे और एक तरह से 24 की आप तैयारी में लगे हैं। देखिए, ठीक है, 24 की तैयारी हम निश्चित रूप से करेंगे ही। अब विजय जी का अपना विश्लेषण है और मैं विजय जी के विश्लेषण पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, परंतु भारतीय जनता पार्टी सभी चुनावों को गंभीरता के साथ लड़ती है और कौन प्रत्याशी होगा इस पे मैं कोई कयास भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये पार्टी का नेतृत्व तय करता है और इसके बारे में नेतृत्व ही इसके बारे में कुछ बताएगा कि वहाँ से पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। जी, मैं आशुतोष जी का रुख करूंगा। आशुतोष जी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से गोला में हुआ, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर हुई सीधी सीधी, और उसके बाद ये सवाल उठा कि भाई ना कांग्रेस खड़ी हुई वहाँ से, ना ही बसपा खड़ी हुई। अब आने वाले जो चुनाव हैं, अगर उसमें भी यही स्थिति लगती है तो आपको लगता है कि कहीं गेम कुछ और चल रहा है? नहीं, देखिए, मुझे इस बात पे या पूरे प्रदेश में इस बात में किसी को संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की किसी भी प्रकार के चुनाव में, चाहे वो आने वाले उपचुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर प्रमुख विपक्षी दल के रूप में कोई खड़ा हुआ है तो वो समाजवादी पार्टी खड़ी है। आप किसी भी चुनाव को देख लीजिए, उसमें कहीं और अब कोई पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। और भारतीय जनता पार्टी के वाकई अगर टक्कर में दे सकता है, यही भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में हमसे कह रही थी कि 47 सीट पे अपने निम्न स्तर पे खड़े हुए हैं, उसी समाजवादी पार्टी ने सामने से फ्रंट पे लड़ाई लड़के हम लोग 124 सीट के साथ में खड़े हुए हैं। और अभी जो आप लोग उपचुनाव की बात कर रहे हैं, देखिए, मुझे आज भी याद है कि भारतीय राजनीति में जो भावनात्मक चेहरे होते हैं, भावनात्मक जो मुद्दे होते हैं, वो सबसे ऊपर होते हैं। मुझे याद है हम लोग लखनऊ में हैं और जब माननीय अटल जी यहाँ से सांसद हुआ करते थे, तो जब उन्होंने चुनाव लड़ने का मना किया और उसके बाद लालजी टंडन जी चुनाव लड़े, तो यहाँ सभी वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। मुझे वो समय याद है कि लालजी टंडन जी खड़ाऊ लेके जो है पूरे लखनऊ में टहले थे।
और जबकि भारतीय जनता पार्टी उस समय कोई बहुत बड़े चेहरे पे नहीं थी, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार जीत रही थी, लेकिन पूरे लखनऊ ने आशीर्वाद दिया था। तो वही मैं रूप लेके जाता हूं कि मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, इस देश की जनता अपने सबसे बड़े नेता को अगर श्रद्धांजलि देगी तो माननीय नेताजी के साथ में समाजवादी पार्टी को देगी, इसमें कोई संशय है ही नहीं। जी, मैं अभिषेक पांडे का रुख करूंगा। अभिषेक, चीजें हैं जैसे कि आप ये बताइए कि जिस तरह से आज पूरे दिन चर्चा रही, शिवपाल जी के बयान रहे और उसके बाद अपर्णा यादव की भी चर्चा रही कि उनको उतार सकती है पार्टी, इन चर्चाओं में कितना दम देखते हैं आप? और आपको लगता है कि जिस तरह से शिवपाल यादव एग्रेसिवली अपनी बातों को रख रहे हैं, क्या वो मैनपुरी से अपना जो दांव है वो आजमा सकते हैं? देखिए, अपर्णा यादव को लेकर के तो सिर्फ कयास हैं, बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं कही जा सकती है। इसमें बीजेपी का अपना एक थिंक टैंक है, तमाम बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसा विजय जी कह रहे थे कि 2024 शायद उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे अपर्णा यादव पे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि शिवपाल यादव अंदर खाने तो खबर यही है कि वो खुद भी चाहते हैं कि उनको मैनपुरी की सीट दी जाए, यानी मुलायम सिंह यादव के जो स्पेस जो खाली की है उनके निधन से खाली हुआ, वो चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव की जगह उनको वहाँ पर स्थापित होना चाहिए। और इसके पीछे वजह है कि अपनी सीट जहाँ से वो विधायक बनते हैं, वो अपने बेटे को भी राजनीतिक करियर को बेहतर करना चाहते हैं। और आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से जो पूरा परिवार एक प्लेटफॉर्म पे आया था, ऐसा लग रहा था कि चीज़ें अब दुरुस्त हो रही हैं, एक चुनाव से वो फिर से बिखरती हुई दिखाई दे रही हैं। शिवपाल यादव आज किस तरीके से उन्होंने बयान दिया गोरखपुर में, कहा कि असली समाजवादी हम हैं, इसके बहुत बड़े मायने हैं। बहुत ज़्यादा दूर तक इसको सोचा जा सकता है कि वो कहाँ इशारा कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। तो शिवपाल यादव अपने लिए और अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं, सोचना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है उनका। लेकिन इस चुनाव ने जो एक प्लेटफॉर्म पे परिवार आता हुआ दिखाई दे रहा था, आप इस बात को समझिए कि अब वो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस चुनाव में भले ही सेंटिमेंट्स हों, भले ही मुलायम सिंह यादव का नाम हो, भले शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के नाम पे खामोश हो जाएं, लेकिन जो परिवार एक साथ एकजुट हो रहा था, अब वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक पांडे। आपका शुक्रिया, सत्येंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आशुतोष वर्मा जी, हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, और रजनीकांत मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि ये जो सियासत है, ये सियासत बहुत अलग चीज़ होती है, और सियासत में कब कौन किसका साथ पकड़ ले और किसका साथ छोड़ दे ये भी पता नहीं है। और ये भी बात बिल्कुल साफ है कि इतिहास गवाह है कि शासन और जो सियासत की लड़ाई होती है उसमें कोई चाचा और कोई भतीजा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको सत्ता पर काबिज होना है, सत्ता की ताकत का अपने को एहसास कराना है, तो फिर आप बहुत इमोशनल फैक्टर में अगर आप पड़ेंगे तो आप नुकसान उठाएंगे। और यही देखने को मिल भी रहा है, जिस तरह से शिवपाल यादव के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वो सामने फ्रंट पर आकर खुद को समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि वो कह रहे हैं कि वो खुद ही असली समाजवादी पार्टी जो है वो प्रसपा है, समाजवादी कहें, ठीक से अगर कहें तो समाजवादी प्रसपा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैनपुरी में अब किस तरह की आगे की लड़ाई होने जा रही है। इतनी आसान लड़ाई नहीं है, लेकिन ये लड़ाई चुनाव से जो पहले, वोटिंग से जो पहले की जो स्थिति बनेगी वो बहुत रोचक बनेगी, क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजियां सामने आएंगी। अब ये जो एक मंच पे इकट्ठा, जिस तरह से अभिषेक ने कहा कि एक मंच पर इकट्ठा होते हुए दिख रहे थे मुलायम सिंह जी के निधन के बाद, वो अब बिखराव जैसी स्थिति बन रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ी चुनौती होगी कि वो शिवपाल यादव को कैसे मनाते हैं, या शिवपाल यादव अखिलेश यादव को किस तरह से मनाते हैं कि हाँ मैं ही यहाँ का उत्तराधिकारी हूँ, मुझे चुनाव लड़ने दीजिए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।